सभा का दिन आ चुका है। मिसेस बेनेट का उत्साह चरम पर है। उनके लिए यह सिर्फ सामाजिक आयोजन नहीं, यह उनकी बेटियों के भविष्य का एक सुनहरा अवसर है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जेन ऑस्टिन द्वारा लिखी प्राइड एंड प्रेजुडाइज उपन्यास का अगला एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 5 बेटियों की सहायता से मिसेस बेनेट ने अपने पति से मिस्टर बिंगले के बारे में जो विवरण प्राप्त किया, वह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने मिस्टर बेनेट पर हर तरीके से हमला किया, सीधे सवालों से, अद्भुत अनुमानों से और दूर के अंदाज से। लेकिन उन्होंने सबको दक्षता से पछाड़ दिया। अंत में वे अपनी पड़ोसन लेडी लुकास से मिली, अधकचरी जानकारी से संतुष्ट हो गई। उनकी रिपोर्ट बहुत सकारात्मक थी। सर विलियम उनसे मिलकर खुश हुए थे। वे युवा काफी सुंदर, सुदर्शन, बहुत अच्छे स्वभाव वाले थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वे एक पार्टी से अगले सम्मेलन में आने वाले थे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। डांस में दिलचस्पी होना प्यार में पड़ने की दिशा में अगला कदम होता है। और मिस्टर बिंगले के दिल को जीतने की आशा में उन सबके दिलों ने हिलोरे मारने शुरू कर दी। अगर मैं अपनी एक भी बेटी को नेदरफील्ड में खुशी से घर बसाते देख सकूं, मिसेस बेनेट ने अपने पति से कहा, और बाकियों की शादी भी उतनी ही अच्छे ढंग से देख सकूं, तो मेरे जीवन में और कोई भी आशा शेष नहीं बचेगी। कुछ ही दिनों में मिस्टर बिंगले मिस्टर बेनेट से मिलने आए और उनके साथ लाइब्रेरी में 10 मिनट बैठे। अनेक युवा स्त्रियों को देखने की उनके मन में चाहत थी, जिनके बारे में उन्होंने सुन रखा था, पर अब तक उन्होंने सिर्फ उनके उनके पिता को ही देखा था। वे स्त्रियां अधिक भाग्यशाली थी, क्योंकि ऊपर की खिड़की से उन्हें यह पता लगाने की सुविधा थी कि उन्होंने एक नीला कोट पहन रखा है और वे एक काले घोड़े पर सवार थे। डिनर का आमंत्रण जल्दी ही भेजा गया और मिसेस बेनेट ने कोर्स की योजना भी बना ली थी, जिसका श्रेय उनके घर संभालने की दक्षता को जाता था। तब एक जवाब आया जो इससे संबंधित था। मिस्टर बिंगले अगले दिन शहर में रहने वाले थे, इस कारण वे इस निमंत्रण को स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। मिसेस बेनेट यह देखकर शुद्ध हो गई। वे ये कल्पना नहीं कर पाएगी हॉटफोर्डशायर में पहुंचने के बाद इतनी जल्दी उन्हें शहर में क्या काम आ गया। उन्हें डर लगने लगा कि वे बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगेंगे और नेदरफील्ड में कभी नहीं बसेंगे, जैसा कि उन्हें बसना चाहिए। लेडी लुकास ने यह बताकर उनके डर को थोड़ा शांत किया कि वे बॉल के लिए पार्टी लाने लंदन गए होंगे। और जल्दी ही यह खबर आई कि मिस्टर बिंगले सम्मेलन में 12 स्त्रियां और 7 पुरुषों को लाने वाले थे। इतनी सारी स्त्रियों के आने की बात सुनकर लड़कियों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन बॉल से एक दिन पहले यह सुनकर उन्हें आराम मिला कि वे लंदन से 12 के बदले सिर्फ 6 स्त्रियां लेकर आए, उनकी 5 बहनें और एक चचेरी बहन। जब पार्टी सम्मेलन कक्ष में आए तो वे सिर्फ 5 लोग थे। मिस्टर बिंगले, उनकी 2 बहनें, बड़ी वाली बहन का पति और एक युवक। मिस्टर बिंगले अच्छे दिखने वाले और सज्जन पुरुष थे। उनका व्यवहार खुशनुमा था और उनका स्वभाव सरल और सामान्य था। उनकी बहनें अच्छी औरतें थीं और वे फैशन के मामले में पक्की थीं। उनके बहनोई मिस्टर हर्ट्स सिर्फ सज्जन दिखते थे, लेकिन उनके लिए उनके मित्र मिस्टर डार्सी ने अपने अच्छे लंबे कद, सुदर्शन व्यक्तित्व, अच्छे आकार और उनके आने के 5 मिनट बाद आने वाली इस रिपोर्ट से कि वे साल में 10,000 कमाते हैं, सबका मन मोह लिया। सभी लोगों ने उनके सुंदर व्यक्तित्व की सराहना की और स्त्रियों ने यह घोषणा कर दी कि वे मिस्टर बिंगले से भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। उन्हें आज ही शाम तक अधिक प्रशंसा भरी निगाहों से देखा गया। फिर उनके हाव भाव ने ऐसा भद्दापन दिखाया कि उनकी लोकप्रियता की लहर उल्टी पड़ गई, क्योंकि यह देखा गया कि वे अभिमान से भरे हैं और दूसरे से खुद को ऊंचा समझते थे। उन्हें खुश करना मुश्किल था। डर्बीशायर की उनकी संपत्ति उन्हें एक वर्जित, नापसंद करने वाले स्वभाव और अपने मित्र से तुलना के अयोग्य होने से नहीं बचा सकी। मिस्टर बिंगले ने जल्दी ही कमरे में सभी लोगों को अपना परिचय बना लिया और वे जीवन भर खुले दिल के व्यक्ति थे और हर डांस में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि बॉल जल्दी खत्म हो गया। वे नेदरफील्ड में और एक बॉल का आयोजन करने की बात कर रहे थे। उनमें और उनके दोस्त में कितना अंतर था।
मिस्टर डार्सी ने सिर्फ एक बार मिसेस हर्ट्स के साथ डांस किया और एक बार मिस बिंगले के साथ। उन्होंने बाकी स्त्रियों के साथ परिचय से इनकार कर दिया और बाकी शाम कमरे में टहलते रहे। कभी कभार अपनी ही पार्टी के एकाध लोगों से उन्होंने बात की। उनके चरित्र के बारे में सबने फैसला ले लिया था कि वे दुनिया में सबसे अधिक अभिमानी, नापसंद करने लायक आदमी थे और हर इंसान आशा करता था कि वे दोबारा यहाँ ना आए। उनके खिलाफ लोगों में मिसेस बेनेट की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद थी, जिनकी एक बेटी का उन्होंने अपमान किया था, और उनके सामान्य व्यवहार के प्रति मिसेस बेनेट का नापसंदगी गुस्से में बदल गई थी। एलिजाबेथ बेनेट को सज्जन व्यक्तियों की कमी के कारण 2 डांस में अकेली ही बैठना पड़ा था। उस दौरान मिस्टर डार्सी उनके इतने करीब खड़े थे कि वे उनकी और मिस्टर विंगले की बातें साफ साफ सुन सकती थी, जो डांस से कुछ मिनटों के लिए आए थे ताकि अपने दोस्त को आने के लिए कह सके। डार्सी, आओ, उन्होंने कहा। मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ मूर्खों की तरह खड़े हो। तुम्हें डांस करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम्हें पता है, मुझे यह नापसंद है जब तक मैं अपने पार्टनर को अच्छी तरह न जान लूँ। इस तरह के सम्मेलन में तो यह बिल्कुल ही मुश्किल है। तुम्हारी बहनों की सगाई हो चुकी है और इस कमरे में ऐसी कोई भी महिला ना होगी जिसके साथ खड़ा होना एक सजा से कम ना होगा। मैं तुम्हारी तरह नुक्ताचीनी नहीं करूँगा, मिस्टर बिंगले ने चिल्लाया। एक राजी के लिए भी नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अपने जीवन में इतनी अच्छी लड़कियों से मैं पहले कभी नहीं मिला, और तुम देख सकते हो, उनमें से कई तो बहुत ही सुंदर हैं। तुम यहाँ की एकमात्र सुंदर लड़की के साथ डांस कर रहे हो, मिस्टर डार्सी ने सबसे बड़ी मिस बेनेट को देखकर कहा। ओह, वह तो सबसे सुंदर इंसान है जिसे मैंने अब तक देखा है, लेकिन उसकी एक बहन है जो ठीक तुम्हारे पीछे बैठी है। वह काफी सुंदर है और मैं कह सकता हूँ कि वो पसंद करने लायक है। मुझे अपनी पार्टनर से तुम्हारा परिचय कराने के लिए कहने दो। तुम्हारा मतलब किससे है? उसने मुड़ते हुए एक पल के लिए एलिजाबेथ की ओर देखा। जब उनकी आंखें मिली तो उसने अपनी आंखें हटा ली और ठंडे स्वर में कहा, वह सहने लायक है, पर इतनी सुंदर नहीं है कि मुझे मोह सके। मैं भी उन लड़कियों पर ध्यान देने की अवस्था में नहीं हूँ जो दूसरे मर्दों द्वारा ठुकराई जा चुकी हैं। अच्छा होगा तुम अपने पार्टनर के पास चले जाओ और उसकी मुस्कान का आनंद लो, क्योंकि तुम मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मिस्टर बिंगले ने उनकी सलाह मानी। मिस्टर डार्सी चले गए और एलिजाबेथ में उनके लिए कोई भी मधुर भावना नहीं बची, लेकिन उसने वह कहानी अपने दोस्तों को काफी जोश में बताई, जो किसी भी हास्यास्पद चीज में विश्वास कर सकते थे। वह सारे परिवार के लिए काफी खुशनुमा था। मिसेस बेनेट ने देखा कि उनके सबसे बड़ी बेटी को नेदरफील्ड पार्टी ने काफी सराहा था। मिस्टर बिंगले उनके साथ 2 बार नाच चुके थे और उसने उनकी बहनों ने भी दूसरों से अलग समझा था। जिन इस बात से उतनी ही खुश थी जितनी उनकी माँ हो सकती थी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा शांत था। एलिजाबेथ ने जिन की खुशी को समझा। मैरी ने खुद ही सुना था कि उसे मिस बिंगले के सामने पड़ोस में सबसे सफल लड़की के रूप में बताया गया था। कैथरीन और लेडिया इतने भाग्यशाली थे कि वे बिना पार्टनर के नहीं रह सकते थे, जो वही चीज थी जिस पर उन्होंने बाल में ध्यान देना सीखा था। इसी कारण वे अच्छे मूड में लंगबर्न लौटे, वह गांव जहां वे रहती थी और जहां की वो प्रमुख निवासी थी। उन्होंने मिस्टर बेनेट को जगा हुआ पाया। किताब के साथ होने पर उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। इस अवसर पर उन्हें शाम की उस घटना के बारे में काफी जिज्ञासा थी जिसने इतनी अपेक्षाएं जगाई थी। उन्होंने आशा की थी कि उस अजनबी के बारे में उनकी पत्नी का नजरिया निराशाजनक होगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि वे अलग ही कहानी सुन रहे हैं। ओह माय डियर मिस्टर बेनेट, जैसे ही मैं कमरे में घुसी तो बोली, हमारी शाम बहुत ही अच्छी गुजरी, बहुत ही अच्छा बॉल था। मैं चाहती थी कि आप भी वहां होते। जैन की इतनी तारीफ हुई, कुछ भी वैसा नहीं हो सकता था। सबने कहा वह कितनी अच्छी दिखती है, कितनी सुंदर है। मिस्टर बिंगले ने उसे काफी सुंदर पाया और उसके साथ 2 बार डांस किया। केवल इस बारे में सोचिए माय लव, वे उसके साथ 2 बार नाचे। वह कमरे में एकमात्र इंसान थी जिससे उन्होंने दोबारा पूछा था। सबसे पहले उन्होंने मिस लुकास से पूछा। मैं उन्हें उसके साथ खड़े देखकर बहुत परेशान थी।
लेकिन किसी कारण उन्होंने उसे नापसंद कर दिया। आप तो जानते हैं, वे जैन से काफ़ी मुग्ध दिखाई दिए। जब वो नीचे डांस करने जा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि वह कौन है और उसका परिचय क्या है। फिर उन दोनों का परिचय हुआ। फिर उन्होंने अगले 2 लोगों से पूछा। 2/3 समय उन्होंने मिस किंग के साथ डांस किया और आधे समय मारिया लुकास के साथ। 5वें के दिन से उन्होंने जैन के साथ फिर डांस किया। दोबारा लिज़ी के साथ। अगर उनमें मेरे लिए थोड़ी भी गणना होती, उनके पति ने अधैर्य से चिल्लाया, वे इसका आधा भी डांस नहीं करते। भगवान के लिए उनके पार्टनर्स के बारे में और मत कहो। उनके पहले डांस में ही उनके पैरों में मोच आ जानी चाहिए थी। ओह माय लव, मैं उनके साथ बहुत खुश हुई। वे कितने सुंदर दिखते हैं। उनकी बहनें भी कितनी मोहक है। मैंने उनके कपड़ों से ज्यादा खूबसूरत आज तक दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है। मैं यह कहने का साहस कर सकती हूँ कि मिसेस हर्ट्स के गाउन का पिता यहाँ उन्हें फिर रोका गया। मिस्टर बेनेट ने किसी भी सजावट का उल्लेख करने का विरोध किया। उन्हें मजबूरन एक दूसरे विषय का सहारा लेना पड़ा और काफी कटुता और थोड़ा बढ़ाने चढ़ाने के साथ उन्होंने मिस्टर डार्सी की आश्चर्यजनक बदतमीजी का जिक्र किया। लेकिन मैं आपको दिलासा दिलाती हूँ, उन्होंने कहा, कि उनकी नज़रों में अच्छा न बनने से लिज़ी का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही बदतमीज और बेकार इंसान है, जिससे खुश रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। वह इतना घमंडी है कि उसे झेलना बहुत मुश्किल था। वह यहाँ वहाँ गया अपने आप को बहुत महान समझते हुए, इतना सुंदर कि कोई उसके साथ डांस भी न कर सके। माय लव, काश तुम वहाँ होते ताकि तुम उसे एक अच्छा जवाब दे देते। मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ। जब जेन और एलिजाबेथ अकेले हुए, तो जेन ने, जो मिस्टर बिंगले की तारीफ के मामले में थोड़ी सावधान थी, अपनी बहन के सामने बताया कि वह उन्हें कितना पसंद करने लगी है। वे वैसे ही हैं जैसा एक युवा पुरुष को होना चाहिए, उसने कहा, समझदार, मजाकिया, जीवंत, और मैंने कभी इतना खुश व्यवहार नहीं देखा किसी को। इतने सहज थे, साथ में ऐसे संस्कार। वे खूबसूरत भी है, एलिजाबेथ ने जवाब दिया, जैसा एक युवा पुरुष को होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे दोबारा डांस के लिए कहा। मुझे ऐसी तारीफ की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें नहीं थी? लेकिन हम दोनों में यह बड़ा अंतर है। तारीफ से तुम्हें आश्चर्य में पड़ जाती हो, पर मैं नहीं पड़ती। तुमसे दोबारा पूछने से ज्यादा स्वाभाविक और क्या हो सकता था? वे इसे देखा नहीं कर सकते थे कि तुम कमरे में बाकी स्त्रियों से कम भी नहीं तो 5 गुना ज्यादा सुंदर थी। उनकी इस शालीनता में कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ, वे बहुत दोस्ताना स्वभाव के हैं। मैं चाहूंगी कि तुम यहीं तक इसे रहने दो। कई बार तुम्हें ज्यादा मूर्ख भी पसंद आए हैं। प्यारी लिज़ी, ओह, तुम जानती हो, तुम सामान्यतः लोगों को काफी जल्दी पसंद करने लगती हो। तुम्हें किसी में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। मैंने तुम्हें कभी किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं सुना है। मैं किसी की शिकायत करने के मामले में जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन मैं वही बोलती हूँ जो मैं सोचती हूँ। मुझे पता है तुम ऐसा करती हो, और यही बात मेरे लिए आश्चर्य पैदा करता है। तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम दूसरों की बुराइयों और गलतियों की तरफ ईमानदारी से अंधी हो जाती हो। निर्मलता का दिखावा करना काफी सामान्य है, यह हर जगह मिल जाती है, लेकिन बिना किसी आडंबर या योजना के निष्कपट होना, हर एक के चरित्र की अच्छी बातें लेना और उसे बेहतर बना देना और कभी बुरा नहीं कहना, यह सिर्फ तुम्हारे बस की बात है। तुम इस आदमी की बहनों को भी पसंद करती हो ना लिज़ी? उनके आचार व्यवहार उनके बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, शुरुआत में। लेकिन वे काफी अच्छी औरतें हैं। अगर तुम उनसे बातें करो, मिस पिंगले को अपने भाई के साथ रहना और घर को संभालना मुझसे बड़ी गलती होगी अगर हमें उनमें एक मोहक पड़ोसी न मिले। एलिजाबेथ ने शांति से सुना, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। सम्मेलन में उनका व्यवहार लोगों को खुश करने के हिसाब से नहीं किया गया था। अपनी बहन से ज्यादा तेज निरीक्षण की क्षमता और मिजाज में कम कोमलता के कारण, अपने पर ध्यान न प्रभावित होने के कारण, वह उनको मनाने में अधिक दिलचस्पी नहीं रख सकती थी। वे वास्तव में काफी अच्छी स्त्रियां थी। वे अगर खुश हो तो उनके साथ हास्य विनोद में कमी नहीं होती थी।
और जब मन न करे तो वे मिलनसार नहीं होती थी। लेकिन वे अभिमानी और घमंडी भी थी। वे दिखने में अच्छी थी। शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट संस्थानों से उनकी शिक्षा हुई थी। उनके पास 20,000 पाउंड की संपत्ति थी और जितना था उससे कहीं ज्यादा खर्च करती थी। अपने रुतबे के लोगों से मिलती थी। इसीलिए अपने बारे में अच्छा सोचने का, दूसरों के बारे में बुरा सोचने का उन्हें अधिकार था। वे इंग्लैंड के उत्तर में एक प्रतिष्ठित परिवार से आती थी। एक ऐसी परिस्थिति जो उनके भाई की संपत्ति और व्यापार में कमाई गई, उनको अपनी संपत्ति से ज्यादा गहराई से उनकी स्मृति में समाई हुई थी। मिस्टर बिंगले को अपने पिता से तकरीबन 100,000 पाउंड की संपत्ति मिली थी। वे जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने तक जीवित नहीं रह सके। मिस्टर बिंगले भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन उन्होंने जंगल के क्षेत्र का विकल्प चुना। लेकिन अब उन्हें एक अच्छे घर और जागीरदार की सुविधा मिली हुई है। इसीलिए जो उनका स्वभाव जानते थे, उन्हें इस बात पर शंका थी कि वे अपने बचे हुए दिन नेदरफील्ड में बिताएंगे या नहीं, और अपनी अगली पीढ़ी के लिए खरीदने का काम छोड़ेंगे। उनकी बहनें अपने लिए जमीन खरीदने के लिए बेताब थी। हालांकि वे सिर्फ एक किराएदार के रूप में वहां थे। मिस बिंगले उस टेबल पर बैठने के लिए इच्छुक नहीं थी और न ही मिसेस हर्ट्स इच्छुक थे, जिन्होंने संपत्ति से अधिक फैशन के धनी आदमी से शादी की थी। जब उन्हें सही लगता, वे इस घर को अपना घर मानने के लिए तैयार हो जाती। 2 साल भी नहीं बीते थे कि मिस्टर बिंगले को नेदरफील्ड हाउस को देखने का संयोग से सुझाव मिला था। उन्होंने इसे देखा और आधे घंटे के बाद इसकी स्थिति और बड़े कमरों से खुश हो गए थे। इसके मालिक ने जो तारीफ की थी उससे संतुष्ट हो गए थे और इसे तुरंत ही ले लिया गया। उनमें और डार्सी के बीच एक अच्छी दोस्ती थी, हालांकि उनके स्वभाव बिल्कुल विपरीत थे। बिंगले तो डार्सी की सहजता, खुलेपन और मिजाज की कोमलता से प्रभावित थे, लेकिन वे अपने स्वभाव से कभी संतुष्ट नहीं रहे। डार्सी के हिसाब से बिंगले पर उन्हें काफी विश्वास था और उनके फैसले सबसे अच्छे होते थे। डार्सी समझ के मामले में बेहतर थे। बिंगले किसी मामले में कम नहीं थे, लेकिन डार्सी चतुर थे, हठीले, अपने आप में मग्न रहने वाले और नकचढ़े थे। उनका आचार व्यवहार अच्छा न होने के साथ लोगों को आमंत्रित करने वाला भी नहीं था। इस मामले में उनके दोस्त के पास एक बेहतर शक्ति थी। बिंगले जहां भी जाते थे, लोग उन्हें पसंद करते थे। डार्सी से लोग बुरा मान जाते थे। जिस तरह से उन्होंने मैरिटन सम्मेलन के बारे में बात की, वह इस बात का सबूत था कि बिंगले पहले कभी इतने अच्छे लोगों और इतनी सुंदर लड़कियों से नहीं मिले थे। हर इंसान उनसे बहुत खुशमिजाजी से मिला था। कोई औपचारिकता नहीं, कोई कड़वापन नहीं था। वे कमरे में जल्दी ही सबसे परिचित हो गए थे। जहां तक मिस बेनेट की बात थी, वे उनसे सुंदर परी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ डार्सी ऐसे लोगों से मिले जिनमें सौंदर्य और फैशन नाम की चीज ही नहीं थी। किसी के लिए उनके मन में रुचि भी नहीं जगी थी और न किसी से उन्हें ध्यान या खुशी मिली थी। उन्होंने मान लिया था कि मिस बेनेट सुंदर है, लेकिन वे बहुत मुस्कुराती हैं। मिसेस हर्ट्स और उनकी बहन ने ऐसा ही होने दिया, लेकिन वे उसे पसंद करते थे और उनकी तारीफ करते थे। उन्होंने उसे एक मधुर लड़की कहा और उसे जानने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। मिस बेनेट इसलिए एक मधुर लड़की के रूप में स्थापित हो गई और उनके भाई को इस बात का अधिकार मिल गया कि वे इसके बारे में जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं। दोस्तों, उस समय किसी लड़की को बॉल जैसे पार्टियों में 2 बार डांस करने के लिए पूछे जाना बहुत बड़ी बात होती थी। ये इस बात का संकेत था कि उसे पसंद किया जा चुका है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के बीच गलतफहमियां शुरू होती है, किस तरह से वे एक दूसरे को नापसंद करते हैं, किस तरह से एक गलतफहमी और गर्व का टकराव होता है।